नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल धीरेन सर ऑफिशियल। अभी यहाँ पर हम लोग चैप्टर सेकंड के पार्ट 2 पर हैं। पार्ट फर्स्ट हो चुका है, तो जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो पहले उसे देखें, तब ये पार्ट 2 उनके लिए एकदम बेहतर होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। तो फ्रॉम हंटिंग टू ग्रोइंग फूड, हंटिंग गैदर टू ग्रोइंग फूड है ना, यहाँ डी हो गया है शायद, हंटिंग है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछले सेशन में कहाँ तक बात हुई थी हमारी, फाइंडिंग अबाउट फायर, आग तक हम पहुँच गए थे कि आग कैसे मिली, कैसे आइडिया लगाया, कहाँ पर, ठीक है, ये सारी बात हो गई थी। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट टॉपिक है आपका, अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो बच्चा क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अचानक वातावरण में बदलाव होने वाला है, ठीक है। तो लगभग हम लोग देख रहे हैं कि अराउंड 12,000 ईयर एगो चेंजिंग इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, ये मौसम है, वो बदलने लगा। तो सर क्या हुआ, बदलने लगा कि जो कंडीशन पहले थी वो अब कंडीशंस डिफरेंट हो गई, पहले से अब गर्म होने लगा मौसम। पहले जो इस स्थिति में मौसम कैसा था, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता था, बहुत ज़्यादा क्या होता था, कोल्ड। लेकिन अब सिचुएशन क्या हो गई, अब बहुत ज़्यादा मौसम कैसा होने लगा है, वार्म हो गया। कैसा हो गया, वार्म। अब कोल्ड से वार्म की तरफ शिफ्ट हो गया है मौसम, ठीक है। अब धीरे धीरे जब गर्म होने लगा है, तो जब गर्म होने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रास लैंड डेवलप हुई। क्या डेवलप हुई, ग्रास लैंड मतलब घास, ठीक है। पहले तो ज़्यादा सर्दी थी, तब ग्रास लैंड नहीं थी। अब थोड़ी सर्दी कम होने लगी, जब सर्दी कम होने लगी तो क्या आने लगी, ग्रास वगैरह, घास वगैरह आने लगी, ग्रास लैंड डेवलप हुई। जब घास ज़्यादा होगी, बच्चा ध्यान सुनना, जब घास ज़्यादा होगी तो किन का नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ डियर, गॉट्स, शीप्स एंड कैटल्स, मतलब इन्हें खाने वाले मवेशियों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। सोचो, घास नहीं थी तो इनकी संख्या कम थी, अब घास थी तो इनकी संख्या बढ़ गई। अब जब इनकी संख्या बढ़ गई तो हंटर गैदर जो था, जो हंटर गैदर मतलब जो इनको क्या कर रहा है, इनको हंट कर रहा है, इनको मार रहा है, जो जानवरों को मार रहा था, उसने देखा अचानक इतने सारे जानवर बढ़ गए, ओ भाई ये तो अमाउंट बढ़ने लगा। तो उनका इतने सारे अमाउंट बढ़ने लगा तो वो उन्हें फॉलो करने लगा, उन्हें देखने लगा, क्या हंटर गैदर उनके बारे में समझने लगा, लर्न करने लगा कि क्या क्या हो रहा है इनके साथ। मतलब वो देखने लगा कि एनिमल्स को समझने लगा। अब धीरे धीरे धीरे, ये बहुत लंबी प्रोसेस है बेटा, एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, काफ़ी समय तक उसने देखा, जानवरों को जाना, परिचित हुआ, उनकी फूड हैबिट्स को जाना, ये क्या खाते हैं, इनकी ब्रीडिंग सीजन को पता कर लिया, इन्होंने कब बच्चों को जन्म देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होने लगा जल्दी से जल्दी, तो वो देखे कब बच्चों को जन्म देते हैं। और धीरे धीरे ये समझने लगे कि यार इनसे डबल फ़ायदा हो सकता है हमें, क्योंकि उन्होंने अब उन्हें हर्डिंग करने का सोचा। उसके अभी तक वो उसे मार रहे थे, अब वो उसको सोच रहे हैं कि हम क्यों ना हम इसे पाल लें, क्यों ना हम इसको क्या कर लें, अब डोमेस्टिकेटेड कर लें, है ना, रियरिंग करना सोचना शुरू कर दिया। कि अब वो क्या करने लगा, उनको पालने की सोच रहा है, तो हर्डिंग स्टार्ट करने की सोच रहा है कि भैया अब इन्हें पाल लेंगे तो इनसे डबल फ़ायदा हो रहा है। क्यों, क्योंकि इनसे हमें मीट तो मिल ही रहा है, और मीट के साथ साथ अब हमें ये मिल्क भी दे रहे हैं, तो मतलब दोहरा फ़ायदा हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें हेल्पफुल होगा, अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स को मीट और मिल्क के अलावा और किस पर्पज़ पर यूज़ किया गया होगा और किस पर्पज़ पर यूज़ करते थे, ये आगे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से शुरुआत होगी हर्डिंग की, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाए कि ये बताओ बेटा हर्डिंग कैसे शुरुआत हुई, मतलब पशु पालना, ये चरवाहे कैसे बने। तो आप कहोगे सर क्या हुआ, अचानक मौसम बदला, अचानक नहीं, काफ़ी समय बाद। सर जो सीज़न है वो बदला, सीज़न पहले बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ करता था, अब वो वेट हुआ, वो तो ड्राई हुआ, अब वो थोड़ा सा गर्म होने लगा। अब गर्म हुआ तो क्या हुआ, ग्रास लैंड डेवलप हुई, ग्रास लैंड डेवलप हुई तो एनिमल्स डेवलप हुए, एनिमल्स का अमाउंट डेवलप हुआ, तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना अब इन्हें हम पालना शुरू कर दें, उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ऐसे पशुओं को पालने की कहानी चली। अब आगे बढ़ते हैं, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो कैसे फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत होती है, फार्मिंग की शुरुआत कैसे होती है वो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो देखो फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई। तो सुनिए, अराउंड द सेम टाइम, तो हम लोग उस समय की बात कर रहे हैं, तो जब हम लोग 10,000 BC की बात करें, ठीक है, 10,000 BC की बात करें,
तो क्या होता है, सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस ग्रो, क्या हुई, कुछ ऐसी घास जैसे ग्रो हुई, कुछ ऐसी घास ग्रो हुई जो उनका क्या होता था, उनमें वो बहुत डिफरेंट थी, नेचुरल घासों से और से डिफरेंट थी, उनमें अनाज थे। जैसे ये ऐसे कोई ग्रास उपज गई, अब उसमें क्या है, ऐसे ऐसे बहुत सारा क्या है, अनाज है, उसमें क्या है, बहुत सारा अनाज है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब वो उनका जो जो इस तरीके से जो तना है वगैरह थोड़ा हार्ड है, उन्होंने देखा यार इसके अंदर तो कुछ है, तो उन्होंने देखा तो उसके अंदर से कुछ क्या निकल के आए, कुछ अनाज के दाने निकल कर आए, कुछ ग्रो हुए। उन्होंने देखा तो वो दाने जो थे फिर वो गिरे, फिर वो उपजे। तो मतलब उन्हें धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आ रही कि ये कुछ ऐसे दाने हैं कि एक दाना डालो इससे 5 दाने वाला एक क्या बन रहा है, पेड़ बन रहा है। तो उन्होंने धीरे धीरे उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उनके मौसम के बारे में जानना शुरू कर दिया कि किस मौसम में हम इसे बेस्ट कर सकते हैं, किस मौसम में ये सूख जाएगा। देखो ये बहुत लंबी प्रक्रिया, आज तो सर बोल रहे हैं बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब वो सीख रहा होगा तो उसने कितना एक्सपेरिमेंट किया होगा सोचिए। तो वो उसको स्टोर करना भी सीख रहा होगा, धीरे धीरे आगे की बात है वो। तो क्या हुआ कि कुछ ऐसे अनाज उपजे जो घासेस से डिफरेंट थे। तो देखा उन्होंने, गेहूँ देखा, बैली देखा, राइस देखा, कुछ ऐसे अनाज उपजे जिन्हें उन्हें आइडिया लगा कि एक डालो 5 मिल रहे हैं, तो क्यों ना इसको उपजाओ, है ना। ये सारी चीज़ें होने लगी। आगे, मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रो एंड व्हेन दे राइपन। अब लोगों ने इस तरीके के बीजों को, इस तरीके के अनाज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, मैंने अभी बोला। अब इकट्ठा करके वो उनके बारे में सीखने लगे कि इन्हें कब उपजाएं, कब ये राइप होंगे, कब मतलब पकेंगे, किस मौसम में पकेंगे, ये भी उन्होंने सीखा। देखो बहुत तरीके से सीख रहे हैं, ये कितना तरीका है इनके पास कि वो सीख रहे हैं कि कुछ ऐसे पेड़ उपजे, वो पेड़ों में कुछ बीज थे, उन बीजों को देखकर लगा यार ये तो कुछ स्पेशल है कि एक डालो तो 10 आ रहे हैं, तो 10 मतलब 10 से 20 हो सकता है। तो उन्होंने उनको स्टोर किया, उनके बारे में स्टडी किया, स्टडी मतलब उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहे। तो पीपल स्लोली स्टार्टेड अट्रैक्टिंग एंड देन टेमिंग एनिमल्स। ठीक है, तो वो सारी बात थोड़ी आगे सॉरी। तो ये सारी चीज़ों से कलेक्टिवली किसको इनोग्रेट कर दिया, फार्मिंग को इनोग्रेट कर दिया। यहाँ से उनकी फार्मिंग शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, अब फार्मिंग शुरू हो गई। फार्मिंग कैसे शुरू हो गई, समझ में आई बात। फार्मिंग की पैटर्न समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली कि इस तरीके से सर फार्मिंग स्टार्ट हो गई, कि वो धीरे धीरे स्टार्ट करना सब कुछ सीख गए। तो सर फार्मिंग ठीक है, फार्मिंग की बात हमें समझ में आ गई, 10,000 BC एगो की बात हमें समझ में आ गई। तो लेकिन सर अगर हम लोग फार्मिंग की तो बात ठीक है, लेकिन एनिमल्स को कैसे ये मतलब पालने की शुरुआत कर रहे हैं। तो पीपल्स स्टार्टेड अट्रैक्टिंग देन टेमिंग एनिमल्स। तो लोग जो थे वो एनिमल्स की तरफ भी अट्रैक्ट हुए और उनसे अपनी ट्यूनिंग मिलाने लगे, उनसे उनकी टेमिंग मतलब एक तरीके से अच्छे से उनकी बातें समझ में आने लगी। जैसे उन्होंने आज कोई एक रोटी डाल दी एक जानवर को, कल वो फिर आएगा, कल फिर डाल दी, धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक ऐसा अट्रैक्टिव हो जाएंगे कि वो एक दूसरे को समझने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ कुछ पालने के पीछे। फार्मिंग के बाद उन्होंने देखा द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, यानी जो जंगली कुत्ता था उसका ही एक एंसेस्टर है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो अब शुद्ध है, अब वो जंगली नहीं रहा। उस कुत्ते को उन्होंने सबसे पहले पाला, यानी कह सकते हो कि सबसे पहले किसको पाला गया, कुत्ते को। हाईलाइट करना, सबसे पहले किसे पाला गया है, कुत्ते को पाला गया। तो कुत्ते को ही क्यों पाला गया, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुत्ते को ही क्यों पाला गया, इसके रीज़न बताइए। तो सबसे पहले कुत्ता पालने का रीज़न ये है कि कुत्ता जो है इंसानों से बहुत जल्दी ट्यून मिल जाती है, तभी तो हम लोग कुत्ते को पालते हैं, बहुत जल्दी समझ जाता है हमारी बातें वो, है ना। और वो लॉयल होता है, और वो क्या होता है, लॉयल होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि कुत्ता जो होता है लॉयल होता है। ठीक है, और कुत्ता इसलिए पालना शुरू कर दिया, देखो जैसे मान के चलो ये बंदा किसान है, खेती कर रहा है, अब खेती के लिए उसे प्रोटेक्शन चाहिए। खेती के लिए क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो उसे प्रोटेक्शन करने के लिए मतलब उसे जानवरों को भगाना है और दूसरे जानवरों को भगाना है और भी चीज़ों की सुरक्षा करनी है। तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसे जानवर को पाल लेगा जो उसे क्या करे, आगा कर देगा। कोई चीज़ आ रही होगी या कुछ हो रहा हो, आगा कर देगा। तो कुत्ता एक ऐसा जानवर था, भौंक कर क्या कर सकता था, आगा कर देता था। भौंक देगा तो आगा हो जाओगे। घरों में भी तो कोई कुत्ता भौंकने लगता है तो उनको लगता है कोई आया है बाहर। ठीक है, तो ऐसी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने किसको पाला, कुत्ते को पाला। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उन्होंने और चीज़ों को ग्रुप में पालना स्टार्ट कर दिया, जैसे सीप हो गई, गॉट हो गई, और कैटल्स हो गए,
पिग हो गए, लिव्ड इन हर्ट्स। अब ये सब लोगों को ये चरवाहा के रूप में बड़े बड़े ग्रुप में पालने लगे। अब कैसे पता चलेगा सर, आप ये बता दो कि आपको कैसे पता चलेगा कि जानवरों को पाल रहे हैं? कुछ गलत भी तो हो सकता है, नहीं भी पाला हो, आप कैसे बता रहे हो? चलो दादा हम बता देते हैं। कैसे बता देते हैं कि जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जैसे बोन्स वगैरह मिली हैं, तो बोन्स वगैरह से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे हमें एक टीथ, जो दांत है ना, टीथ 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 मिला है। क्या मिला है? टीथ मिला है। दो लोगों की टीथ मिले हैं। अब देखो, एक टीथ मिला है बहुत पहना मिला है और बहुत बड़ा टीथ मिला है, और एक टीथ ज़्यादा पहना नहीं मिला है और छोटा सा टीथ है वो। तो अब ये बताओ, इनमें से दो टीथ मिले हैं आपको। अब पहला वाला जो पहना वाला टीथ है, तो ये किसका होगा? ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड वाले का होगा, जंगली वाले एनिमल का होगा। और ये किसका होगा? ये डोमेस्टिकेटेड वाले का होगा। क्यों? ये तो सिर्फ घास खा रहा है और कुछ नहीं खा रहा। ये तो जंगली जीवन में, जंगल में रह रहा है और भी चीज़ों को ग्रो कर रहा होगा। तो इस तरीके से इन दोनों का जो जीवन है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? डिफरेंट। और इससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ज़्यादातर ऐसे बोन्स मिलेंगे तो यहाँ पर डोमेस्टिकेशन लार्ज वे पर हो रहा होगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ एंड स्टोरिंग एनिमल्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं कि अब कैसे वो नई ज़िंदगी की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी एक नई लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो अच्छे से समझना कैसे वो एक नई लाइफ की ओर बढ़ेगी। तो पहला, फार्मिंग ब्रॉट अ स्टेबिलिटी इन लाइफ। इन लोगों का नया जीवन किसकी वजह से हुआ? फार्मिंग की वजह से हुआ। फार्मिंग की वजह से ही एक नए जीवन की ओर बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि फार्मिंग से ये सेटल्ड होने लगे एक जगह पर। किसी जगह पर? एक जगह पर। जब तक ये लोग हंटर्स थे तो जानवरों के पीछे घूमते थे, तो उन्हें तो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने क्रॉप करनी हुई तो क्रॉप तो भैया एक सिंगल जगह पे होगी, फसल तो एक ही जगह पर होगी, और एक दिन में तो फसल हो नहीं जाएगी कि आज बोई कि कल सुबह हो जाए, हैं? तो वो तो भाई साहब टाइम लगेगा, महीना, 6 महीना, 1 साल भी लग सकता है। तो उसको देखभाल भी करनी पड़ेगी, है ना? ऐसा नहीं बीज बो दिया फ्री हो गए, तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा यहीं नज़दीक। तो इससे अब लोग सेटल्ड कैसे हो गए? परमानेंट सेटल्ड हो गए बेटा। ठीक है, अब अंतर बनाओ, अंतर बना लेना बेटा, हंटर गैदरर और इस व्यक्ति में क्या अंतर है, ये फार्मर वाले व्यक्ति में। तो समझ रहे हो कि नहीं? वो टेम्परली सेटल था, ये परमानेंट सेटल हो जाएगा। वो सिर्फ जानवर पर निर्भर था, ये जानवर और क्रॉप्स दोनों पर निर्भर हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से, हाँ ना। तो फार्मिंग से स्टेबिलिटी आ गई। क्यों? फार्मिंग जब करते हो तो सीड टाइम लेता है ग्रो करने में, तो एक जगह पर रहना पड़ेगा। सीड्स को ग्रो करने के लिए भैया क्या पानी देना पड़ेगा, वीडिंग करनी पड़ेगी, और जैसे खरपतवार वगैरह हटानी पड़ेगी, और जानवरों और चिड़ियों से दूर रखना पड़ेगा, तो सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। तो इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? एक लंबे समय तक वो लोग एक जगह पर क्या हो गए? स्टे हो गए। तो ये नई वे हो गई कि नहीं होगी लाइफ की? क्या वो स्टेड हो गए एक जगह पर? तो यहाँ से क्या शुरू हो गई? हार्वेस्टिंग शुरू हो गई। अब हार्वेस्टिंग मतलब फसल आ गई, तो भैया फसल आकर उसे क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ से अब कंसेप्ट किसका आएगा? स्टोरिंग का कंसेप्ट आएगा। मतलब अब चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब इकट्ठा करें भैया, काय में रखें? तो लोगों ने धीरे धीरे इकट्ठा करने का भी कंसेप्ट सोचा। तो लोगों ने गड्ढे किए, गड्ढे में इकट्ठा करके रखते थे, और फिर धीरे धीरे और इकट्ठा करने के लिए नए नए क्ले पॉट्स बनाए। क्या बनाए? क्ले पॉट्स। क्ले पॉट्स मतलब क्या होता है? मिट्टी के मटके वगैरह टाइप बनाने लगे, क्ले पॉट्स बनाने लगे। इनमें क्या करने लगे? इनमें वो अपना अनाज भर कर रख देते थे, अनाज स्टोर कर कर रख देते थे। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करना स्टार्ट किया था इसी के बारे में। तो इस तरीके से अनाज का स्टोरेज भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर, स्टोरिंग एनिमल्स क्या कह रहे हो? अब आप लोग एनिमल्स को स्टोर कैसे स्टार्ट कर दिया सर इन्होंने? अब देखो, एनिमल्स का स्टोर का पर्पस समझिए। एनिमल्स स्टोर का मतलब समझिए कि जो एनिमल को अब वो डोमेस्टिकेटेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है नेचुरली। मतलब ये लोग क्या है, अपने बच्चों को जन्म दे रहे हैं, फिर वो जन्म दे रहे हैं, तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं नेचुरली, और इनके लिए फ़ायदे वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये मिल्क दे रहे हैं, मीट दे रहे हैं, और सोर्स ऑफ फूड हैं ये। इसलिए वो एनिमल को क्या करने लगा? स्टोर करने लगा। मन हुआ तो एक आध को खा लेंगे भैया पका के, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास तो काफ़ी ज़्यादा है। तो एनिमल को क्या करना शुरू कर दिया? स्टोर करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, सर क्या सिर्फ एनिमल का प्रयोग जैसे कि मांस है, मीट है या दूध है, इसके लिए होता था? अदर पर्पजेज नहीं है? जी सर हैं अदर पर्पजेज। क्या है? जैसे ट्रेड हो गया, बैलगाड़ी, बुलकार्ट,
ये जाने आने के लिए बैलगाड़ी बना ली, तो ट्रेड के लिए होता था एनिमल्स का यूज़। क्लॉथ्स, कपड़े भैया, जो उनकी खाल होती थी उससे कपड़े बनाते थे, क्लॉथ्स बना लेते थे। सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते थे एनिमल्स को, है ना, बताया ना अभी डॉग वगैरह, तो सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो गया। तो इस तरीके से एनिमल्स का अदर यूज होता था। ठीक है, क्लियर है ना, ध्यान रखना। आगे, फाइंडिंग अबाउट द फार्मर्स एंड हर्डर्स। हाँ सर, कैसे पता चलता है कि किसान कहाँ किसानी थी, कहाँ मतलब ये हर्डर्स मतलब किसानी, जो लोग जो आज आप एक चीज़ देख, तो जो किसान होगा ज़्यादातर वो पशुओं को भी पाल रहा होगा, तो इन्होंने भी बस वही सेम प्रोसेस की है, मतलब हमने वहाँ से सीखी है, हम इन्होंने अब ऐसा अलग से नहीं लेकर आए, हम उनसे सीखे हैं। तो क्या हुआ देखो, समझना अच्छे से। फाइंडिंग अबाउट द फार्मर्स एंड हर्डर्स, फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में पता कर। देखो, फार्मर्स मैंने किसान बताया, हर्डर्स माने चरवाहा जो पशुओं को पालते हैं वगैरह। तो ये दोनों काम कहाँ पता चला, तो ये न्यूलिथिक एज में पता चलता है। कहाँ पता चलता है, न्यूलिथिक साइट या न्यूलिथिक एज। सर ये क्या बता दिया आपने, न्यूलिथिक क्या है, देखो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ अच्छे से। इन्होंने सबसे पहले किसका यूज़ किया है, पत्थर, किसका यूज़ किया है, पत्थर। पत्थर को क्या कहते हैं, पाषाण, क्या कहते हैं, पाषाण। इसी के आधार पर इन्होंने 3 एज बांटी, क्या बांटी, 3 एज बांटी, पत्थरों के उपयोग या पत्थरों के प्रकार के आधार पर। ठीक है, पहला है पूर्व पाषाण, पहला क्या है, पूर्व पाषाण, है ना, बहुत पुराना एज। फिर दूसरा आपका क्या है, मध्य पाषाण, बीच का आ जाएगा। फिर आपका नवपाषाण, क्या होगा, नवपाषाण, नया पत्थर, पुराना पत्थर, मध्य का पत्थर, पत्थर पत्थर से ही आ रहा है सब कुछ। अब ये पूर्व पाषाण को क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक एज, क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, पैलियोलिथिक। पूर्व पाषाण वो एज था जब ये व्यक्ति कुछ नहीं जानता था, कोई भी पत्थर उठाया, औजार मान लिया, केव्स वगैरह में रह रहा था, कोई भी भीमबेटका वगैरह पूर्व पाषाण की बात है ना, नदियों के किनारे रह रहा है, बस कोई भी पत्थर उठाया मार दिया, वही हथियार हो गया। लेकिन अब मध्य पाषाण में क्या कहते हैं, मीजोलिथ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीजोलिथ। अब मध्य पाषाण में भैया क्या हो गया, औजार और अच्छे बदल जाएंगे, पत्थर और वो अच्छे करने लगेंगे, बड़े बड़े पत्थर हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या करने लगे, पत्थरों को और अच्छा बनाएंगे, तो मीजोलिथ। और न्यूलिथिक में क्या हो जाएंगे, पत्थर एकदम वीआईपी पत्थरों से औजार बनाएंगे, एकदम नुकीले पत्थर होंगे, उनमें बढ़िया तरीके से उनमें लकड़ी वकड़ी लगा के सब चीज़, है ना। और इधर ऐसा कोई हैंडल वैंडल नहीं था, इधर बढ़िया हैंडल लगा के बढ़िया चीज़ें होंगी। ठीक है, पूर्व पाषाण में खेती करना नहीं जानते थे, सिर्फ और सिर्फ क्या थे, मतलब जानवरों को मारते थे। मध्य में क्या हो जाएगा, जानवरों को पालना सीख जाएंगे। और नव में क्या हो जाएगा भैया, जानवरों के पालने के साथ साथ खेती करना भी सीख जाएंगे। बात समझ में आई, स्टोन एज समझ में आया बच्चा, स्टोन एज समझ में आया, फिर से सुन लो। स्टोन एज कितने भाग, 3 भाग। ठीक है, पहला पैलियोलिथिक, दूसरा मीजोलिथिक और थर्ड नियोलिथिक। ठीक है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो पूर्व में क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ क्या जानते हैं, सिर्फ जानवरों को हंटिंग कर रहे हैं। अब जानवरों को पालना सीख गए, पालने के साथ साथ यहाँ खेती करना सीख गए, तो बस वही नियोलिथिक की बात हुई है। और आगे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे बेटा, टेंशन नहीं लो, ये चीज़ें आगे आएंगी, है ना। अभी तो अपन समझ रहे हैं, 6th क्लास का ही तो पढ़ रहे हैं, बस समझ दे रहा है वो अपन को। न्यूलिथिक साइट, अब ना क्या, न्यूलिथिक साइट, साइट पहले ही बता चुका हूँ क्या होती है साइट, मतलब जहाँ चीज़ें मिलती हैं, पुराने ज़माने की टूल्स वगैरह, स्कल्पचर वगैरह मिली हैं, उन्हें साइट कहा है। तो न्यूलिथिक मतलब नवपाषाण स्थल, जैसा जगह पर क्या क्या मिले हैं, फार्मर्स और हर्डर्स के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। फार्मर्स और हर्डर्स के साक्ष्य मिले हैं, कैसे साक्ष्य मिले हैं वो अभी अपन बताएंगे। देखो कौन कौन सी साइट है बेटा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट मतलब बुर्जहोम, कौन सी साइट, बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर में। बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर में। नॉर्थ वेस्ट की साइड, मोस्ट इंपोर्टेंट, नॉर्थ वेस्ट की साइड है मेहरगढ़। कौन सी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बाद अभी डिटेल्ड स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में, मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बाद है कोल्डी हवा, कौन सी, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा के बाद चिरान, कोल्डी हवा के बाद चिरान, बिहार में है चिरान। ठीक है, और पय्यमपल्ली, कौन सा, पय्यमपल्ली, आंध्र प्रदेश, पय्यमपल्ली। और एक है आपका दोजलई होडिंग, दोजलई होडिंग।
ठीक है। ये साइट्स कौन सी साइट है? न्यूलिथिक साइट। एग्जाम में आपसे कैसे दे देगा क्वेश्चन कि न्यूलिथिक साइट लिखने को दे देगा कि न्यूलिथिक साइट्स बताइए इंडिया की न्यूलिथिक साइट, तो आपको इस तरीके से बता देनी होगी मैपिंग करके, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपकी क्या हो गई? न्यूलिथिक साइट हो गई, जहाँ पर किसान फार्मिंग और हर्डर्स के क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं। ये नॉर्थ वेस्ट, कश्मीर और ईस्ट एंड साउथ पार्ट में आपको मिली हैं। इन दीज साइट्स एविडेंस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स साइंटिस्टों ने इन एविडेंस को स्टडी करके ही बताया कि ये न्यूलिथिक साइट हैं, वरना अपन को कैसे पता चल रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स की बोन्स ज़्यादा मिली हैं। प्लांट्स बोन्स मतलब प्लांट्स के साक्ष्य और एनिमल्स की बोन्स ज़्यादा मिली हैं। जब एनिमल्स की बोन्स ज़्यादा मिली हैं तो ज़्यादा अमाउंट में मिली हैं, तो इसका मतलब है ये एनिमल्स को क्या करते थे? पालते थे। और एक जगह पे ज़्यादा बोन्स मिलना मतलब एक ही जगह पर ये सारी चीज़ें क्या हुई होंगी? पाली गई होंगी। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स के साक्ष्य ज़्यादा मिले। और एक सबसे एक्साइटिंग साक्ष्य ये मिला कि जले हुए या भुने हुए अनाज का दाना मिले हैं। तो जले हुए और भुने हुए अनाज जो मिले हैं ना, उससे पता चल जाता है कि हाँ भैया कि ये लोग क्या करते थे? ये लोग फार्मिंग करते थे। जैसे आपसे इसमें पूछ लेगा कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले, कि सबसे पहले चावल कहाँ मिला, तो आपको पूछेगा कि सबसे पहले चावल राइस कहाँ मिला, तो आपका आंसर होगा कोल्डी हवा। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? कोल्डी हवा में मिले। ठीक है, आगे तो ये साक्ष्य मिल गए, न्यूलिथिक साइट हो गई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फार्मर्स और हर्डर मतलब धीरे धीरे अब ये किसान से अब ये लोग क्या बन चुके हैं? अब ये लोग अच्छे से लाइफ जीना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। अब एक पूरी तरीके से सेटल्ड लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। किसकी ओर बढ़ रहे हैं? सेटल्ड लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे सेटल्ड लाइफ? देखो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि कुछ ऐसी जगह उन्होंने ट्रेस की कि जहाँ पर उन्हें झोंपड़ी हट्स वगैरह घर मिले हैं। कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर घर मिले हैं, मतलब परमानेंट सेटल हो रहा है भैया बंदा। तो बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में है। बुर्ज होम में भी एक गर्तवास मिला है, गड्ढे का हाउस मिला है, पिट हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट हाउस। बुर्ज होम में मतलब ऐसे गड्ढा बना के रह रहे हैं अंदर, बुर्ज होम में मिला। और नीचे सीढ़ी है, सीढ़ी से मतलब नीचे जा रहे हैं। तो बुर्ज होम में क्या मिला है? एक पिट हाउस मिला है, जिससे पता चलता है कि प्रॉपरली क्या होते थे? सेटल्ड हो चुके थे। गड्ढे में बना के घर, कश्मीर में आपको पता है क्यों गड्ढा बना के रह रहे होंगे? कोल्ड था, है ना, तो इसीलिए। और उन सेटल्ड में पता चलता है कि अंदर आग के भी साक्ष्य मिले कई जगह पे, और कई जगह पे बाहर भी मिले आग के साक्ष्य। तो मतलब इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मौसम फेवरेबल होता था तो आग बाहर लगाकर खाना बनाते थे, जब फेवरेबल नहीं होता था तो अंदर आग जलाकर खाना बनाते थे। तो ऐसे पता चलता है बुर्ज होम में। तो सेटल्ड लाइफ की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे स्टोन के टूल्स भी मिले हैं बहुत जगह, बहुत सारी साइट से। इन्हीं स्टोन से पता चलता है कि ये न्यूलिथिक टूल्स हैं। कैसे टूल्स हैं? न्यूलिथिक टूल्स हैं। मैंने अभी बताया ना, टूल्स औजार पत्थर के आधार के पर ही बताया गया था। तो न्यूलिथिक टूल्स की वजह कैसे होते थे? टूल्स एकदम पॉलिश्ड और बढ़िया टूल्स होते थे। ठीक है, पहने टूल्स होते थे। तो ये हो गया आपका सेटल्ड लाइफ। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेटल्ड लाइफ में कब आया? पुराना मानव सेटल्ड लाइफ में कब आया? तो आपका आंसर होगा सर सेटल्ड लाइफ में वो कब आया है? तो जब वो न्यूलिथिक एज में आ गया तब वो सेटल्ड लाइफ में आया है। कैसे? क्योंकि सर हमें कुछ ऐसे साक्ष्य हैं मिले हैं जैसे जिनसे हम बता सकते हैं कि ह्यूमन सेटल्ड लाइफ की ओर था इस समय पे। कैसे? सर ये कुछ जगह हैं, इन जगहों पर हमें पिट्स हाउस मिले हैं, यहाँ पर हमें अनाज मिला है, यहाँ पर हमें बोन्स मिली हैं। इससे हम बता सकते हैं सर वो सेटल्ड लाइफ की ओर था। ठीक है सर, ठीक है, तो होशियार हो गए अब। हाँ, मैनी काइंड्स ऑफ पॉट्स, बहुत सारे पॉट्स भी मिले हैं, बहुत सारे पॉट्स भी मिले हैं। पॉट्स कैसे मिले हैं भैया? डेकोरेटेड पॉट्स मिले हैं। अब भाई रंगकारी वाले पॉट्स, अब रंग भैया बैठे बैठे क्या करें भैया, बढ़िया है अपना पॉट्स पर क्या कर दो? डेकोरेशन कर दो, है ना, उस पर बता दो कैसी क्या। तो पॉट्स कैसे मिले हैं? डेकोरेटेड पॉट्स मिले हैं, बढ़िया, है ना। उसमें क्या करते थे? चीज़ों को इकट्ठा करके रखते थे। स्टोरिंग ऑफ थिंग्स, कुकिंग ऑफ फूड, अब बढ़िया खाना भी पकाएंगे भैया, कहाँ पे खाना पकाएंगे? उन्हीं पर खाना पकाएंगे। स्टोरिंग ऑफ कुकिंग ऑफ फूड भी कर रहे हैं उन्हीं पॉट्स पर। तो ये यूज़ होने लगे थे पॉट्स का। ये न्यूलिथिक एज में बेटा कितना न्यूलिथिक, देखो पुराने से कितना नए आने में कितना 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 बढ़िया चेंज करते जा रहे हैं लोग, है ना। अब चीज़ों को कनेक्ट करना बेटा, है ना। बिगेन वीविंग क्लॉथ, है ना, अब कपड़े वगैरह बुनना भी शुरू कर चुके हैं, जिससे वो डिफरेंट काइंड के मटेरियल भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कॉटन यूज़ करना शुरू कर दिया, देख रहे हो कॉटन यूज़ हो गया अब यहाँ पर। हिस्ट्री का कितना शानदार टर्म है कि वो एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है और सीखते चल रहा है। जैसे सबसे पहले हमने देखा
पैलियोलिथिक एज था, फिर मीसोलिथिक एज है ना, फिर न्यूलिथिक एज है। अब यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह आएगी। तो देख रहे हो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में कितना होशियार व्यक्ति हो जाएगा, जब इतने स्टेप स्टेप कर करके इतना सीख चुका है तो आगे कितना अच्छा होगा। ये मैं आपको आगे वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब आ जाओ एक क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। सबसे पुरानी बस्ती जो थी मेहरगढ़ थी। सबसे पुरानी बस्ती किसे बोला जाता है? मेहरगढ़ को बोला जाता है। बस्ती का मतलब जहाँ लोग सही से रह रहे हों। तो मेहरगढ़ देख लेते हैं बच्चा, मेहरगढ़ कहाँ है? ये रहा मेहरगढ़, आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर मिलेगा मेहरगढ़। कौन? मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन। ये ऐसी जगह पर था जो जमीन कैसी थी? फर्टाइल थी, उपजाऊ थी, और बोलन पास के नज़दीक है। ये किसके पास के नज़दीक है? बोलन पास। ये क्या है बेटा? पास का मतलब होता है दर्रा। पास का मतलब हिंदी में क्या होता है? दर्रा। ये पास क्या होते हैं? जैसे ये माउंटेन है, ये क्या है? माउंटेन है। तो दो माउंटेन के बीच से जो निकलने वाला रास्ता होता है उसे हम कहते हैं पास। अब माउंटेन को पार करना है तो भाई माउंटेन पर तो मत चढ़िए, आप इस तरीके से चीज़ों को रास्ते बना लीजिए इन दोनों के बीच में, उसे क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। तो ऐसा ही एक पास है यहाँ पे, बोलन पास। कैसा? यहाँ पर दो पास हैं, एक खैबर पास, बोलन पास पाकिस्तान में है। तो यहाँ बोलन पास के नज़दीक जगह है मेहरगढ़, वो काफ़ी फर्टाइल प्लेन था, ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले लोगों ने खेती, याद रखिए, सबसे पहले लोगों ने खेती बैरली मतलब जौ और गेहूं की स्टार्ट की थी यहीं पर मेहरगढ़ में। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। और पशुओं के पालने के में आपने देखा सीप हो गया, गोट हो गया, इसको भी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि यहीं पर पाला गया है, सीप गोट, है ना, फर्स्ट टाइम। मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड एट दिस प्लेस, है ना। यहाँ पर बहुत सारी एनिमल्स की बोन भी मिली हैं, बहुत सारे एनिमल की बोन मिली हैं, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर डोमेस्टिकेशन होता होगा, पशुओं को पाला जाता होगा। घर भैया देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस मिले हैं जिसमें 4 कंपार्टमेंट या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट थे। देखो कुछ इस तरीके से ये ऐसा घर मिला है जिस तरीके से आज हमारे घर होते हैं, उसी तरीके से घर है जिसमें 4 कंपार्टमेंट मतलब 4 हॉल हैं, जिसमें एक में अनाज भर के रख दिया, एक में बेडरूम है, एक को हॉल बना दिया, एक को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया। तो भैया ये इस तरीके से घर बनाता थे। देखो अब धीरे धीरे कितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो से मुझे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें कितना मज़ा आ रहा होगा। मैं मानता हूँ फर्स्ट वीडियो से फॉलो करना शुरू कर दो बच्चा, याद रखोगे कि मज़ा आ जाएगा हिस्ट्री में। अभी तो डेट्स वगैरह को मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि डेट्स में स्टेप बाय स्टेप ऐसे करा दूंगा कि डेट्स का भी झंझट खत्म कर जाओगे तुम, इसीलिए तो अभी डेट्स वेट्स कुछ नहीं बोल रहा हूँ। एक क्लास होगी जिसमें अकेली डेट्स वगैरह आसानी से सबको लिंक कर देंगे, ठीक है। तो रिमेन ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस मिले हैं, 4 कंपार्टमेंट से ज़्यादा थे, ठीक है। मेहरगढ़ का ये घर हो गया, है ना। अब मेहरगढ़ में क्या देख रहे हो कि एट मेहरगढ़ ए ब्यूरियल साइट, है ना, हैव बीन फाउंड वेयर द डेड पर्सन वाज बरीड विद गॉड। यहाँ पर एक मृत मतलब व्यक्ति इसे दफनाया गया है, उसके साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ये क्या मसला है भैया कि व्यक्ति को तो दफनाया जा रहा है, उसके साथ साथ एक बकरी को भी दफनाया जा रहा है, ये क्या है? तो ये मेहरगढ़ में ही मिली है एक साइट जहाँ पर देखा गया है कि एक व्यक्ति को दफनाने के साथ साथ एक गॉड को भी दफनाया गया है। क्यों? क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि वो पूर्व जन्म पर विश्वास रखते थे कि इसके बाद भी जीवन है, मरने के बाद भी जीवन है। हम लोग भी बोलते हैं ना कि स्वर्ग नरक में जाओगे, तो वो लोग भी बोलते थे कि मरने के बाद भी जीवन है। तो इसलिए कहते हैं कि जब वहाँ जाओगे, इतनी दूर जाओगे, तो रास्ते में भूख तो लगेगी ना, है ना। तो भूख के लिए क्या रख देते थे? गोट रख देते थे। वैसे मतलब जो व्यक्ति मर गया, है ना, मरने के बाद अब वो कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, स्वर्ग जा रहा है, नरक जा रहा है, तो दोनों के रास्ते दूर हैं। तो भैया इस रास्ते, किसी भी रास्ते पे जा रहे हो तो भाई रास्ते में भूख लग रही है तो क्या खा लोगे? ये गोट हमने रख दी है, खा लेना भैया, है ना। तो ये लिखा भी है कि मतलब वो लोग क्या मानते थे कि आगे भी सर्वाइव करता है, नेक्स्ट वर्ल्ड मतलब दूसरे संसार में जाना उनका मानना था कि वो इंसान रहता है। तो इस तरीके से चैप्टर का एक शानदार समरी हुआ आपका। और मैंने एक यहाँ क्वेश्चन भी लिख दिया कि हंटर और गैदर और फार्मर में क्या अंतर है। तो आप बता सकते हो, ये मूव कर रहे थे, ये एक जगह पर रहने लगे, ये गुफाओं में रहते थे, ये अब हट्स में रहने लगे, ये हंटिंग इनका मेजर सोर्स था, इनका मेजर सोर्स अब क्रॉप और डोमेस्टिकेशन हो गया। तो कितना शानदार अंतर हमने बना दिया। देख रहे हो, मेहरगढ़ के बारे में जान लिया, ठीक है। देखो
है ना। मेहरगढ़ पूरा पढ़ लिया, कहाँ है मेहरगढ़, क्या मिला, खेती बाड़ी सारा देख लिया उधर, है ना। मेहरगढ़ के बाद देखे अरे ये तो बुनाई भी सीख गए हैं, अरे ये तो पॉट्स बनाना सीख गए, पॉट्स पे कलर भी कर रहे हैं। न्यूलिथिक एज में देख रहे हैं हम लोग, है ना। न्यूलिथिक साइट्स देख ली, पय्यमपल्ली, कोल्डी हवा, चिरान, मेहरगढ़, बुरझुम। अब पूछ लेगा मेहरगढ़ कैसी साइट है, कहोगे न्यूलिथिक साइट है ना। बुरझुम कैसी साइट है, न्यूलिथिक साइट है। ठीक है, ये याद रखो, है ना। तो न्यूलिथिक साइट में बढ़िया बढ़िया किसानी होने लगी है ना। एनिमल को स्टोर करना सीख रहे हैं भैया आप, वो लोग क्यों एनिमल्स को डिफरेंट पर्पजेज़ पे यूज हो रहा है। हार्वेस्टिंग कैसे सीख गए भैया, है ना। खेती बाड़ी सीख गए, न्यूलिथिक एज में ही खेती बाड़ी सीख गए। देखो क्यों, एक जगह खेती सीखेंगे तो एक जगह पर रहना भी स्टार्ट कर दिए, है ना। फार्मिंग कैसे स्टार्ट हुई, जानवरों को पालने से लेकर, है ना। हंटर गैदरर कैसे बने, ग्रासलैंड कैसे डेवलप हुई, आग कैसे मिली, है ना। केव में रहने से सारी चीज़ें देखो कितने स्मूथली हो गया है, पूरा चैप्टर हो गया, है ना। मुझे भी नहीं पता चला कि मैंने कब चैप्टर ख़त्म करा दिया, फ्रॉम हंटिंग गैदरर टू ग्रोइंग फूड। ठीक है बच्चों, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। मिलते हैं फिर चैप्टर 3 के साथ, तब तक के लिए नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।